Hmm. Hello everyone, welcome to the channel of Let's Discover It. कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग नॉर्मली अभी क्लास 10th के जो जितने भी बुक्स हैं जैसे कि साइंस हिस्ट्री उसको रिवीजन करने पे लगे हुए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। ऑब्वियसली मैं कैमरा ऑन करके आप सबको पढ़ाती थी जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था। लेकिन आज जो है ना, लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 2 दिन बीत चुके हैं। एक दिन तो मैंने आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन सेकेंड डे है और वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार देखो, मैं कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। बहुत अंधेरा है यहाँ पे, देखो कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग एल्स, आपको कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा है पूरा, समझे। इसीलिए आज हम लोग यूँ वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने हर वीडियो में दिया है। मेरा नाम आर्या है और हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है उससे स्टार्ट करेंगे, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं उस तक जाएंगे। केमिकल रिएक्शन, whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction have taken place। आपने पिछले चैप्टर में केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था ना। तो वो जो केमिकल चेंज होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। इट मीन्स दैट कि कोई भी चीज़, मतलब उसके बीच में रिएक्शंस होते हैं, उसके थ्रू एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब ये रिएक्टेंट क्या होता है हम आगे चलते चलते सीख लेंगे। तो आप बस इतना जानो कि केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है, और फिर वहाँ पे जो केमिकल चेंज होता है वो क्यों होता है, तो केमिकल रिएक्शंस के वजह से होता है या फिर केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। चलो एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये 2 एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में कॉमनली रिटर्न है और आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। पहला है आपका फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, दूसरा है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप एकदम इजी वे में राइट डाउन कर लेना। अब देखो, ये हो गया। ये हम लोग एक शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स है ये, देखो जो मैंने बनाया। चलो ठीक है भाई, हैंड रिटन नोट्स से भी मैं पढ़ाऊँगी। केमिकल इक्वेशंस, यहाँ पे मेन मेन पॉइंट कवर कर रहे हैं, उतना टाइम नहीं लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्मल आपका रैपिड रिवीजन विथ नोट्स कोर्स है। लाइंड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जल्दी से यस लिख देना, तो फिर मैं अगली वीडियो उस चीज़ पे लाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज बर्नट इनटू द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैग्नीशियम रिबन जो है, जब उसको हम रिएक्शन करवाते हैं, मतलब एयर में जब हम उसका कम्बशन करवाते हैं फिर उसको जलाते हैं, तो क्या होता है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म करता है, इसे हम लोगों ने वर्ड में तो लिख दिया, लेकिन जब हम उसमें सिंबल्स का यूज़ करते हैं और उसको एक तरह से रूल में, एक रो में अरेंज करते हैं, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वर्ड डायरेक्ट लिखा कि मैग्नीशियम इज बर्नट इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंट एज, ठीक है। लेकिन सिम्बॉलिकली हम लोगों ने क्या इसमें यूज़ किया, Mg विच इज़ मैग्नीशियम, रिएक्ट विथ O2 विच इज ऑक्सीजन, गिव आउट एज अ रिजल्ट विच इज़ MgO। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे दो कि जो Mg है हमारा और O2 है, ये हमारी रिएक्टेंट्स है, मतलब इनमें रिएक्शन हो रहा है। यही वो 2 चीज़ हैं जिसके बीच में रिएक्शन क्या हो रहा है। लेकिन हमारा जो रिजल्ट है, यानी कि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जिसका केमिकल फॉर्मूला MgO है, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, यानी हमारा रिजल्ट है, जो कि रिएक्टेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और हमने जस्ट सीखा कि केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब वहाँ पे कोई केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और जहाँ पे केमिकल चेंज होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। We can observe or recognize a chemical reaction by observing change in class order, by evolution of gas, or by change in temperature.
देखो केमिकल रिएक्शन कहीं पे कैसे हो रहा है, ठीक है। आप अगर वहाँ पे देखते हो कि उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है, मतलब उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है भाई, कलर में चेंज आ गया उसका, गैस की इवोल्यूशन हो रही है, इट मीन्स दैट कि गैस वहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा जो है टेम्परेचर का चेंज हो, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपको दिखे तो आप ये समझ जाना कि यहाँ पे एक तरह का केमिकल रिएक्शन भाई हो रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि जो इक्वेशन या फिर जो रिएक्शन आप देख रहे हो अपनी आँखों से या फिर जो लिखा हुआ है उसमें इन सारी चीज़ों की अगर मतलब एक तरह से मेंशन्ड है तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं विथ द यूज ऑफ सिम्बॉल्स। ओके, symbolic representations. Physical state of reactant and product are mentioned to make chemical reaction more informative. Example, we use G for gases, L for liquid and S for solid and AQ for aqueous. फिजिकल स्टेट्स जो होते हैं यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है ना रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में मेंशन करते हैं। आप कह सकते हो एक केमिकल इक्वेशन में जो हमारा रिएक्टेंट साइड होता है जो प्रोडक्ट साइड होता है, दोनों में हम लोग स्टेट को ऐड करते हैं। इट मीन्स दैट कि आपका मैग्नीशियम सॉलिड था तो उसके बगल में आप सॉलिड लिखोगे, O2 आपका गैस था तो उसके बगल में ब्रैकेट देकर आप गैस लिखोगे, ठीक है। बाद में लिखना है, पहले हमें नहीं लिखना है। इसके अलावा जो MgO बना वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, फिर हम वहाँ पे उसके स्टेट को मेंशन करते हैं। इसके अलावा एक्वस का मतलब होता है अगर कोई भी मेटल, नॉन मेटल या फिर किसी भी एलिमेंट के बाद अगर AQ ऐड है तो इट मीन्स दैट कि वो जो है आपके पास वो वाटर में घुला हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं बैलेंसिंग। बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी इक्वेशन की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि क्लास 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। It means that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reactions. Okay, so the mass which is present in our reactant is also present in our product side na. If we have total number of reactant atom is 6 atom of there are total 6 atom of reactant side, and when we calculate it as a product then we will say na कि 6 एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर प्रोडक्ट साइड। बिल्कुल कहना होगा कि हाँ भाई 6 एटम जो है वो हमारे प्रोडक्ट साइड में भी रहेंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। आप मास को ना ही घटा सकते हो भाई ना ही बढ़ा सकते हो। चलो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो हम लोगों ने सीख ली। अब हम आगे चलते हैं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट के आगे हम लोग कोई नंबर को ऐड करते हैं जिसके थ्रू वो बैलेंस हो जाता है। कोई भी नंबर के बाद या फिर नीचे हम कोई भी नंबर को ऐड नहीं करते हैं। बाय द वे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का यानी Fe, तो Fe के आगे हम 3 लगाएंगे ना कि Fe के बाद लगाएंगे। H2O को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने H के सामने 4 लगाया, ऐसा हमने नहीं किया कि भाई O के पास हमने 4 लगा दिया या O के पास हमने 2 लगा दिया, जैसा कि हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड में O2 लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। वो तो O का जो फॉर्म होता है वो ये उसका नॉर्मल फॉर्म है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, लेकिन बैलेंस करते टाइम हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चलो, we balance the chemical equation so that number of atoms of each element involved in the reaction remain same at the reactant and product side. Okay, अब चलो जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे अब हम, या तो Fe के पास Fe प्लस H2O गिव अस Fe2O3 प्लस H2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने इसे बैलेंस करने के लिए कैसे लिखा। हमारे पास Fe के टोटल 2 एटम्स हैं और इधर हमारे पास कितने एटम हैं, कोई एटम नहीं है, मतलब एक एटम है। तो Fe के आगे हम लोगों ने 3 लगाया भाई, H2O था 4 H2O लगा दिया। इसके अलावा ये रॉन्ग है, ओके आप इसको छोड़ दो।
Fe+H2O, आयरन यानी वाटर। ओके, आयरन और वाटर का रिएक्शन हो रहा है तो बना रहे Fe2O3+H2, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 3Fe+4H2O which is a gas, react and give out Fe2O3+4H2। ठीक है, हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये राइट है नहीं क्योंकि ये टोटली बैलेंस नहीं है। हमारे पास एक तरफ 3Fe के एटम्स हैं, लेकिन दूसरे तरफ हमारे पास बस 2 एटम्स हैं। 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ प्रेजेंट है। इसके अलावा O के बस 3 हैं और इधर O के बस 4 हैं, तो आप इसको बिल्कुल माइंड में मत रखो अभी, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। बैलेंसिंग के लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये कहीं मेरे से गलत ही टाइप हो गया है, ठीक है। आप इस पर ध्यान मत दो, बैलेंसिंग के लिए एक अलग वीडियो आएगी जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है, वहाँ से देख लेना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। दिस रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a new single substance। ओके, CaO है हमारे पास, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है। जब उसका रिएक्शन होता है H2O के साथ, जो कि लिक्विड है, मैंने आपको बताया था कि हम ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा इक्वेशन होता है वो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन हम वाटर यानी कि स्लैग्ड वाटर के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ, तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे CaO सॉलिड में है, H2O लिक्विड में है और गिव आउट करता है CaOH का होल 2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और जब क्विक लाइम को हम H2O में मिक्स करते हैं तो वो स्लैग्ड लाइम बनाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH का होल 2। आप इसको बिल्कुल याद रख लेना एक एग्जाम्पल की तरह। CaOH2 slagged lime, which is used for whitewashing wall, it react with CO2 to form CaCO3 and give a shiny finish to wall। ज़्यादातर क्या होता है कि दीवालों पर एक तरह से पॉलिश चढ़ाने के लिए चूना का यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही उसको अप्लाई करोगे तो वो तुरंत शाइनिंग नहीं देता। वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 की फॉर्मेशन करता है, तो वो एक शाइनी फिनिशिंग आपके वॉल को देता है, ठीक है। इसके अलावा CaOH का होल 2 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस तो है ही ना क्योंकि हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ मिक्स किया था, ठीक है। इसके अलावा CO2 जो कि एक गैस है, वो बनाता है CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट विच विथ H2O विच इज आवर वाटर लिक्विड, ओके। ये आपको बताया गया है। अब बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल फॉर्म है कार्बन का, भाई कार्बन ले लो, O2 ले लो, जब उसको जलाएंगे तो बनाता है CO2। CO2 के साथ वो बहुत ही अमाउंट में हीट और लाइट को भी प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन यानी कि H2+O2 हमें देता है H2O, जिसको हमें बैलेंस करना है। देखो हमने बैलेंसिंग किया है यहाँ पे, हम बस लिखेंगे H2+O2 इज इक्वल टू H2O, लेकिन हम जैसा कि ध्यान देंगे कि O के जो एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड पे ओनली 1 है, तो इसके लिए हम H के आगे 2 लगाएंगे, जिसके थ्रू हमारा सॉरी जिसके थ्रू हमारा O तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन हमारा H में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट साइड में टोटल H के 4 एक तरह से एटम हो जाते हैं। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे जैसे ही हम देखते हैं हमारे पास ऑलरेडी 4 एटम्स है भाई, उसे मतलब 2 लगाकर हम उसे बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। चलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी क्या हो, गिव आउट हो, यानी कि एज अ रिजल्ट निकले। जैसा कि CH4+2O2 हमें देता है CO2+2H2O, ठीक है, इसके साथ हमें हीट भी देता है।
इसके साथ साथ दो एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है और आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि रेस्पायरेशन भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वेजिटेबल मैटर की जो डिकम्पोजिशन होती है खाद में यानी कि कंपोस्ट में, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। कोई भी चीज़ जब टूटती है तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह का रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस हीट जब हम उसमें देते हैं, ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक नहीं होता, ये इंडोथर्मिक होता है। ये इंडोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि हम हीट इसमें सप्लाई करते हैं, ठीक है, हीट इसमें निकलती नहीं है, हमें ही भाई सप्लाई करनी होती है। ये बहुत ही महान होते हैं। इनका कहना होता है कि भाई तुम हमें हीट दोगे हम तभी टूटेंगे, अगर तुम हमें हीट नहीं दोगे तो हम नहीं टूटेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये चीज़ होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जिसमें हम लोग हीटिंग के थ्रू उसको कैरिड करते हैं, मतलब हीट सप्लाई करते हैं तब वो भाई टूटेंगे और फिर 2 कंस्टिट्यूएंट में डिवाइड होंगे जिस चीज़ से वो बने होंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल दिया गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो यहाँ पे हमारा FeSO4 फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और जैसे ही हम उसमें हीट सप्लाई करते हैं वो बनाता है Fe2O3 विच इज फेरस ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। Fe2O3 बनाता है, उसके साथ साथ ये बनाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ओके, इसके अलावा ये याद रखो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, फेरस ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ये एक तरह का एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है। ओके, चलो भाई, CaCO3 हमारे पास आ गया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में हम जैसे ही हीट को देते हैं ये बनाता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 विच इज आवर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही हम हीट को सप्लाई करते हैं ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज CaO, उसके साथ बनाता है CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब आते हैं भाई लीड नाइट्रेट के थ्रू। PbNO3 का होल 2 है हमारा फॉर्मूला लीड नाइट्रेट का, ठीक है। लीड नाइट्रेट में जब हम हीट को ट्रांसफ़र करवाते हैं, इट मीन्स दैट जब हम हीट को सप्लाई करते हैं, तो जैसे ही हम हीट को सप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट्स आते हैं यानी कि जो टूटा हुआ हमारे पास रिजल्ट आता है, डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूटना। और थर्मल डिकम्पोजिशन भाई पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग हीट सप्लाई करके तोड़ेंगे। तो लेड नाइट्रेट हो चाहे फेरस सल्फेट हो, हीट तो चाहिए ही, सबको इक्वलिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए इक्वल है भाई। तो लेड नाइट्रेट को भी चाहिए हीट। जैसे ही हम इसमें हीट सप्लाई करते हैं ये बनाता है लीड ऑक्साइड विच इज PbO, उसके साथ साथ बनाता है 4NO2। 4 हम लोगों ने बैलेंस करने के लिए डाला है। नॉर्मली ये NO2 बनाता है जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 बनाता है विच इज ऑक्सीजन। जहाँ पे 2 हो वहाँ डाइऑक्साइड होते हैं, 3 हो जाए तो ट्राइऑक्साइड होते हैं, याद रखना। अब देखो लेड नाइट्रेट का कलर वाइट होता है जबकि हमारे लेड ऑक्साइड का कलर ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, फेरस ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसके अलावा लेड नाइट्रेट का कलर वाइट कलर का होता है, लेड ऑक्साइड हमारे ब्राउन कलर का होता है। और लेड ऑक्साइड के साथ साथ जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है तो वो बनाते हैं लेड ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 गैस को भी रिलीज करते हैं। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चा, जिसमें, ठीक है, जिसमें जो रिएक्शन होती है ना, इसमें भी हमारे जो है रिजल्ट यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो टूट के प्रोडक्ट में वो टूटेंगे और जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो हमारे रिजल्ट में आ जाएगा। कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है हमारा डिकम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें आप कोई भी चीज़ को तोड़ते हो तो उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। चलो भाई, H2O है हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी है, पानी पीते हो ना आप लोग, उसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को डालेंगे भाई, उड़ाफाती दिमाग है हमारा, हम इलेक्ट्रिक करंट को डालेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को डालते हैं तो हमारे पास आता है 2H2 जो कि गैस होता है, और गैस के साथ साथ हमारा एक और गैस रिलीज होता है जो कि होता है O2। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि H2 प्लस O2 रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे H2O गैस। ओके, चलो भाई, अब एक प्लास्टिक मग ले लिया है हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने एक एनोड और एक कैथोड को अटैच किया है, उससे वायर को अटैच किया है, एक स्विच अटैच किया है, पानी ले लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हमारे एनोड पे टूटते हैं, कैथोड पे हाइड्रोजन आता है, ठीक है, टूटता है हमारा। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना। ये फिगर बना दोगे तो पूरी फुल में फुल मार्क्स आ जाएगी। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो लाइट के थ्रू होता है, मतलब लाइट के थ्रू वो टूटता है। AgCl यानी कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, जो कि एक्चुअली में वाइट कलर का होता है, लेकिन हम लोग जैसे ही उसमें सनलाइट देते हैं वो हमारे ग्रे कलर का Ag+Cl2 बनाता है, जो कि ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलरली वर्क करता है। सिल्वर ब्रोमाइड है हमारा AgBr। जब इसमें सनलाइट पास होगी या सनलाइट में आप इसको रखोगे तो ये टूट कर बनाएगा 2Aga, यानी कि सिल्वर के 2 एटम्स और Br2 बनाता है। ठीक है, द एबव टू रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आप बिल्कुल याद रखना कि ये जो रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा अभी, सिल्वर क्लोराइड जो टूटा, इसके साथ साथ जो सिल्वर ब्रोमाइड टूटा है, इसकी हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं भाई, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में इसकी यूज़ होती है। ठीक है, चलो आगे चलें। अब है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक बहुत आसान है। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है ना जिसमें हम लोग एनर्जी को हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडोथर्मिक का मतलब होता है बेटा हम तुम्हें हीट देंगे, एक्सोथर्मिक तेरे से लेंगे, इंडोथर्मिक तेरे को देंगे। तो इंडोथर्मिक में हम क्या करते हैं ना कि हीट देते हैं, हम वहाँ पे दानी बन जाते हैं कि नहीं भाई हम तुम्हें हीट देंगे, हम बड़े महान हैं। तो क्या होता है ना कि जो 2Ba है, ठीक है, और इसके साथ साथ OH2 है, होल 2 है, ठीक है, NH4Cl जब इसका रिएक्शन होता है तो ये बनाता है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का होता है हमारा BaCl2, ये बहुत याद रखना है। इसके साथ साथ ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमारे बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ तो ये हमें देता है बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट is a type of reaction बच्चा in which an element displace another element from its solution। इतना आसान। चलो मैं आपको बताती हूँ कि अगर, ठीक है, सॉरी, हाँ, अगर क्या हो कि आपके क्लास में कोई टीचर एब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह किसी और टीचर को दे दी जाती है ना कि भाई आज आप क्लास ले लो, होती है ना। क्यों होती है वो क्या होता है, वो डिस्प्लेस होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इस सॉल्यूशन। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें एक मेटल या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है।
जैसे Fe+CuSO4, CuSO4 है हमारा कॉपर सल्फेट और Fe है, ठीक है। तो FeSO4 बनाएगा, उसके साथ साथ ये Cu भी बनाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट से Cu को हमारे Fe ने कर दिया क्या, डिस्प्लेस, और बना लिया फेरस सल्फाइड, सॉरी आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, नहीं सॉरी आयरन सल्फेट तो रिजल्ट में है, लेकिन हमारे एक तरह से रिएक्टेंट साइड पे हमारे कॉपर सल्फेट है। आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक स्टैंड ले लो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, नहीं है मत लो भाई, स्कूल वगैरह में हो तो ले लेना, खरीदेगा कौन भाई। चलो अब चलते हैं, टेस्ट ट्यूब लिया, एक थ्रेड ले लो अच्छा सा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, CuSO4 ले लेंगे भाई हम। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेने के बाद हमें आयरन चाहिए, आयरन कहाँ से लाएंगे, वो होगी आपके यहाँ किलो की कांटी, अरे हाँ वही जो हमारे पैर में कभी कभार चुभ जाती थी बचपन में, कुछ दिन पहले ही हमारी चुभी है, तो वो कांटी को भाई डुबा के रख दो, फिर खुद तुम्हें पता चल जाएगा। The nail become brown in color and blue color of copper sulfate solution fade। ठीक है, क्या होता है कि जो नेल है ना वो ब्राउन कलर में बदल जाता है, और जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो ब्लू हो जाता है, सॉल्यूशन थोड़ा फेड हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स हैं, जिंक प्लस CuSO4 जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फाइड विच इज ZnSO4 प्लस Cu कॉपर। इसके अलावा लेड जब हमारा कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है लेड क्लोराइड विच इज PbCl2 प्लस Cu बनाता है विच इज कॉपर। जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो जिंक और लेड हैं वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। वो जो हैं वो कॉपर को उनके कंपाउंड से, यानी कि जो कंपाउंड या फिर जो सॉल्यूशन तैयार होता है कॉपर का, कॉपर सल्फेट तैयार था, कॉपर क्लोराइड तैयार था, ठीक है, इसके साथ भी हमारे जिंक और Pb ने, यानी कि लेड ने हमारे कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड को किसी के साथ चैन में रहने नहीं दिया, और दोनों को दोनों से छीन लिया, और एक ने जिंक सल्फाइड की निर्माण कर दी और एक लेड क्लोराइड की निर्माण कर दी, और उसी दिन से हमारा घमंडी कॉपर अकेला घूमता रहा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ है, अभी हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस देखोगे क्या, दिखाती हूँ, 8 पेजेस हैं, हम लोग शायद 5 में हैं या 4 में हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो जाए, ठीक है। NaSO4 विच इज सोडियम सल्फेट रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो दोनों ने एक दूसरे को भाई यूं अदला बदली कर ली कि तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेती हूँ। जैसे होता है ना कि एक कपड़े पहनते पहनते हम बोर हो जाते हैं, तो हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं ना कि तू अपनी वाली कुर्ती मुझे दे दे, मेरी वाली तू रख ले, रख ले भाई रख ले। ऐसा नहीं होता ना कि हम उसका ले लेते हैं, सिर्फ हम उसका तब लेंगे जब होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो दो दो है ना, तो तू भी ले मैं भी लूंगा, तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। A white substance is formed due to a reaction. This insoluble substance is called precipitate. Okay, होता क्या है ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू एक ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि इनसॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल नहीं होता, वो घुलता नहीं है। तो इसलिए बच्चा, क्योंकि वो घुलता नहीं है तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो उसे हम प्रेसिपिटेट वाला रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। चलो भाई, PbNO3 का होल टू लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड विच इज 2Ki रिएक्शन करेगा, बनाएगा PbI2 विच इज लेड आयोडाइड, और उसके साथ साथ बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। Pb ने किया के को डिस्प्लेस, वाह क्या न्यूज़ है। उसके अलावा फिर हमारे के ने Pb के स्थान को ग्रहण किया बहुत ही खुशी खुशी, और उसी दिन से नाइट्रेट के साथ पोटेशियम नाइट्रेट बन के घूम रहा है, बड़े ही खुश हैं वो अपने वैवाहिक जीवन में। चलो ऑक्सीडेशन सीख लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है भाई, ऑक्सीडेशन जहाँ होगा वहाँ ऑक्सीजन की गेन होगी, ऑक्सीजन तुझे मिलेगा, और हाइड्रोजन का लॉस होगा, बोलेंगे हाइड्रोजन को कि तू चला जाए यहाँ से और ऑक्सीजन को आने दे, ठीक है।
2Cu+O2 है कॉपर के ऑक्सीजन से जब हम रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन हमें उसमें हीट भी देना होगा, तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड विच इज CuO। ठीक है, इसके साथ साथ व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर। इसके साथ साथ जब भी हम कॉपर को हीट करते हैं तो उस पर ब्लैक कलर दिखता है। वो ब्लैक कलर क्या होता है? वो होता है हमारा कॉपर ऑक्साइड, जो कि हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है। इफ दिस CuO इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, देन अगेन Cu बिकम ब्राउन एंड रिजर्व्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये जो हमारा कलर आ जाता है ना ऊपर में ब्लैक कलर का, वो हो जाता है CuO। CuO अगर भाई हमारे इन्वायरमेंट में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे ऐड करते हो तो वो फिर अपने Cu बन जाएगा। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा है बेटा, ऑक्सीडेशन में है कि अरे O आ जा, H चला जा, और रिडक्शन में है, रिडक्शन में भाई ऑक्सीजन ले ले, हाइड्रोजन छोड़ दे। भाई सुबह के 3 बज चुके हैं, चलो सुबह के 3 बजे मैं आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर सच में वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर देना मेरी स्ट्रगल को। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, चलो भाई, अब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन एक टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, मतलब दोनों चीज़ हो, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। CuO है हमारे पास, है CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मैंने बताया था ना कि वो Cu बन जाएगा, तो बना हमारा Cu+H2O। ठीक है, तो हमारा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? जिसमें से O जिसमें गेन हो रही है, भाई H2 के पास O नहीं था लेकिन उसे O मिला तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन जिससे O हमने छीना, या फिर जो है O जिसके पास अब O नहीं हुआ, जिसके पास से O का लॉस हो गया, ऑक्सीजन छोड़कर चला गया भाई, ठीक है, बेवफाई की, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन छोड़कर चला गया, तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ZnO+C, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन होगा तो बनाएगा Zn विच इज जिंक प्लस कार्बोनेट। MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो वो MnCl2 विच इज MnCl2 + 2H2O + Cl2 ये बनाएगा। Mg होता है हमारा मैग्नीशियम, Mn हमारा मैग्नीज होता है। मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से कराओ तो बनाती है मैग्नीज क्लोराइड, उसके साथ साथ बनाती है वाटर और Cl2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोरोजन और रेंसिडिटी लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद पूरा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। बस 1 घंटे भी नहीं लगे, यही हम लोगों ने 32 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। 35 मिनट की वीडियो बनेगी और आपके पास ये पूरा कंसेप्ट होगा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, कोरिजन, कोरिजन होता है ना कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा। कभी कभार हम देखते हैं ना कि आयरन पे भी लग जाती है जंक, वो क्या होता है भाई? वो हमारा कोरोजन होता है। प्लास्टिक में कोरोजन नहीं होता, ठीक है, याद रखना आप। रेडिश ब्राउन कोटिंग हमारे आयरन पे आ जाती है, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं, वो क्या है भाई? कोरोजन है। ठीक है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, कभी कभार जो सिल्वर वगैरह की जो अगर आपके पास थाली चम्मच वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, नहीं हो तो मम्मी से मांगना और पूछना कि मम्मी इस पे काला वाला परत कभी आया है क्या, जो आपने साफ किया हो। तो अगर मम्मी तुम्हें बताए तो समझ जाना कि वही हमारा कोरोजन होता है। अब देखो रेंसिडिटी को समझेंगे। देखो कोई भी तेल का सामान या फैट का सामान, व्हेन फैट एंड ऑयली आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो कोई भी बिस्किट है उसमें अगर एक छोटा सा भी होल होगा तो वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। चूंकि वो मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ हमारा, उसकी यही होती है हमारी रेंसिडिटी। ठीक है, जब फैट और ऑयली सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, यानी ऑक्सीजन को गेन कर लें, ऑक्सीडाइज कर लें और रेंसिड बन जाएं, एंड देयर स्मेल टेस्ट चेंज, उनमें स्मेल चेंज हो, टेस्ट चेंज हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रेंसिडिटी भाई। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऐसा चीज़ है जिसे हम फूड में यूज़ करते हैं। ठीक है,
जिसमें फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट हो, जो कि ऑक्सीडाइज से उसे रोकता है, यानी उसे बचाता है। चिप्स वगैरह खाते हो, अब आप बोलोगे भाई चिप्स ऑयली नहीं होता, कभी एक पेपर लेना, चिप्स को दबा के देखना, चिप्स में भी ऑयल होता है चिप्स में, लेकिन हमारे हवा भरा होता है, देखा है वो क्यों होते हैं? वही हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें हमारे चिप्स को ख़राब होने से बचाते हैं। सिमिलर चीज़ अगर आप कुरकुरे के पैकेट के साथ देखो, कोई न्यू पैकेट के साथ देखो, तो उसमें भी ये चूज होता है। ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स के साथ देखो तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उनमें हवा फिलअप होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो कि हमारे प्रोडक्ट को, हमारे सामान को ख़राब होने से बचाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे मत भूलना, क्योंकि चैप्टर 2 भी इसी चैनल पे आने वाला है। तो मिलते हैं तुम लोगों से कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।